नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी देना चाहूंगा कि 4 नवंबर 2022 का जो सर्वोच्च न्यायालय का ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के मामलों को लेकर अंतिम फैसला था, तो उस फैसले के बाद जो है वो अभी फाइनली ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को लाभ दिए जाने के लिए अपना फाइनल सर्कुलर जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो जी हाँ, लगभग यह जो सर्कुलर है वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो है वो लगभग 2 महीने का समय जो है वो जारी होने के लिए ईपीएफओ द्वारा लिया गया है। ऐसे में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था तो उसमें कहा गया था कि जो भी ईपीएस 1995 पेंशन धारक 2014 के पूर्व रिटायर्ड हुए हैं और उन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प नहीं चुना था, तो उनके लिए जो है वो 4 महीने का समय दिया जाता है। वो अपना ज्वाइंट ऑप्शन का जो विकल्प है तो वो चुन सकते हैं। अभी 2 महीने लगभग जो है वो बीत चुके हैं और नए साल के पहले जो है वो ईपीएफओ द्वारा 29 दिसंबर 2022 को जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था तो उसे जो है वो लागू करने के लिए फाइनली सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो सर्कुलर है तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था तो उस आदेश के अनुसार कौन कौन उच्च पेंशन पाने के लिए पात्र है तो वो भी बताया गया है। तो आप जो है वो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि किन पेंशन धारकों की पेंशन जो है वो बढ़ने वाली है, किन्हें जो है वो ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प चुनने का मौका मिलने वाला है और यह ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प जो है वो आपको कब तक सबमिट करना है, तो ये सारी जानकारी जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो में जो सर्कुलर जारी किया गया है तो उसके रेफरेंस से जो है वो बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया है तो इसके बारे में देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनको जो है वो पता चल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो सर्कुलर जारी हुआ है तो इस सर्कुलर को आप ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए अभी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और आज के इस वीडियो में ये जो सर्कुलर ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में जो आपको पता चल सके। तो चलिए अभी ये जो सर्कुलर ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी हाँ, देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के मामलों को लेकर जो है वो काफी समय से जो है वो इंतजार कर रहे थे। फाइनली 4 नवंबर 2022 को ईपीएफओ के इन उच्च पेंशन के मामलों को लेकर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 3 जजों की खंडपीठ के माध्यम से जो है वो फैसला सुना दिया, जिसमें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित जो है वो मुख्य जज की भूमिका में थे और वह यह फैसला सुनाने के बाद जो है वो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। तो जी आज के इस वीडियो में लगभग 2 महीने के समय के बाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था तो वो अभी दे दिया गया है और अभी जो है वो 29 दिसंबर 2022 को फाइनली उच्च पेंशन का लाभ लेने हेतु यहाँ पर ईपीएफओ हेड ऑफिस द्वारा जो है वो सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में ये जो सर्कुलर है जिसे मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ईपीएफओ हेड ऑफिस द्वारा ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है। आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी जो कॉपी है तो स्क्रीन पर दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए ताकि कि यह जो सर्कुलर है वो ईपीएफओ हेड ऑफिस द्वारा जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी इस सर्कुलर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को कैसे लागू किए जाने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी जो फील्ड ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है तो उनको यह जो डायरेक्शंस है वो दिए गए हैं तो वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी जो है वो विस्तार से मिल सके। तो जी हाँ, 29 दिसंबर 2022 को ईपीएफओ मुख्य कार्यालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार भविष्य निधि भवन 14 बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली द्वारा यह जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है और इस सर्कुलर में कहा गया है
Instructions to compliance of order contained in para 44(9) read with para 44(5) and 6 of Honorable Supreme Court judgment dated 4th November 2022 in the matter of special leave petition contempt number 8658-8659 of 2019। और यह सर्कुलर जो है वो सभी एडिशनल सीपीएफसी जोनल ऑफिसेस, सभी आरपीएफसी ऑफिस इंचार्ज रीजनल ऑफिसेस को जो है वो जारी किया गया है। अभी इस सर्कुलर में क्या बताया गया है, क्या डायरेक्शन दिए गए हैं, तो वो आप जो है वो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। इस सर्कुलर को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और सर्कुलर को आप आपके मोबाइल फोन पर या फिर लैपटॉप पर जो है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक वहां पर मिलेगा डाउनलोड सर्कुलर करके, तो उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा और उस विंडो में आपको जो है वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने देना है। 10-15 सेकंड का प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। 15 सेकंड का टाइमर आएगा, उसे पूरा होना देना है और उस 15 सेकंड के टाइमर को पूरा होने के बाद जो है वो सर्कुलर को डाउनलोड होने के लिए एक लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन पर जो है वो यह सर्कुलर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आसान सा तरीका है डाउनलोड करने के लिए। अभी यहाँ पर इस सर्कुलर में क्या कहा गया है ईपीएफओ हेड ऑफिस द्वारा, तो वो अभी हम जान लेते हैं। तो जी हाँ, इस सर्कुलर में कहा गया है, मैडम और सर, द अबव मैटर वाज रेफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इश्यूइंग डायरेक्शन। तो जी हाँ, यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला 4 नवंबर 2022 को दिया गया था, तो उस फैसले को लेकर जो वो गवर्नमेंट को सूचित किया गया था ताकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है तो वो हो सके। इसके आगे यहाँ पर कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट वाया लेटर डेटेड 22 दिसंबर 2022 हैज डायरेक्टेड दैट requisite action may taken by EPFO to implement the direction contained in para 44(9) of the judgment dated 4th November 2022। तो जी हाँ, गवर्नमेंट द्वारा ईपीएफओ को डायरेक्ट किया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है तो उसका प्यारा 44(9) ऑफ जजमेंट, तो उसे जो है वो लागू करने के लिए जो प्रक्रिया है तो वो जो टाइम लिमिट दिया गया है तो उसके भीतर जो की जाए। Government has further directed that the adequate publicity may be made to decisions taken by EPFO to implement the said directions। अभी यहाँ पर जो जो फैसला दिया गया है तो उसे लागू करने के लिए जो भी ईपीएफओ से पब्लिसिटी के लिए काम बनता है तो वो भी करने के डायरेक्शन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा ईपीएफओ को यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यह कहा गया है, अकॉर्डिंगली दी फील्ड ऑफिस आर डायरेक्टेड टू दी इम्प्लीमेंट दी डायरेक्शन कंटेन इन पैरा 44(9) ऑफ द जजमेंट डेटेड 4th November 2022 ऑफ Honorable Supreme Court within the stipulated time limit and the ensure adequate publicity of the directions taken by the EPFO to implement the said directions। Then, as may be seen, the Honorable Supreme Court has pronounced its judgment dated 4th November 2022 in the matter of special leave petition contempt number 8658-8659 of 2019। The relevant direction of the court with respect to the above mentioned subject are as follows। Then, para of 44 of 5 of the judgment is, the employees who had retired prior to 1st September 2014 without exercising any option under para 11 of 3 of the pre-amendment scheme have already exited from the membership thereof, they wouldn't be entitled to the benefit of this judgment। तो जी यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में ही कहा गया है कि जो कर्मचारी 2014 के पहले जो है वो ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प पैरा 11 ऑफ 3 के तहत लेने में असफल रहे हैं, विफल रहे हैं, तो उनको यह जो आदेश पारित किया गया है तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा, यानी उनको जो ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प चुनने का जो मौका है तो वो नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्लियरली बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर पैरा 44(6) the employee who had retired before 1st September 2014 upon exercising option under para 11 of 3 of the 1995 scheme shall be covered by the provision of the para 11 of 3 of the pension scheme as it stood prior to the amendment of 2014। तो जिन भी कर्मचारियों ने 2014 के पहले जो ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म चुना था, विकल्प चुना था पैरा 11 of 3
तो उन्हें जो है वो लाभ दिया जाएगा, उनका जो भी लाभ है तो वो कंटिन्यू रखा जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर पैरा 44 ऑफ 9 को जो बताया गया था तो वो भी यहाँ पर है, जिसे लागू करने के लिए कहा गया है। तो उसमें बताया गया है, वी एग्री विद द व्यू टेकन बाय द डिवीजन बेंच इन द केस ऑफ आरसी गुप्ता सो फार एज interpretation of the provisions to para 11 of 3, that is pre-amendment pension scheme, is concerned. The fund authority shall implement the directive contained in the said judgment within a period of 8 weeks subject to our directions. तो जी यहाँ पर जो भी पैरा है 44 ऑफ 9 तो उसे भी लागू करने के लिए जो है वो 8 सप्ताह के भीतर जो समय दिया गया था तो उसे डायरेक्शन जो है वो दिए गए हैं। आगे यहाँ पर इस सर्कुलर में कहा गया है, इन द कंटेक्स्ट फैक्चुअल पोजीशन as narrated in RC Gupta and ORS etc. versus Regional Provident Fund Commissioner, Employee Provident Fund Organization and ORS etc. dated 4th October 2016 is as follows. Para 4 of the above judgment states that the appellant employee on the eve of their retirement, that is sometime in the year of 2005, took to the play that the provisions brought in the amendment of 1996 was not within their knowledge and therefore they may be given the benefit thereof, particularly when the employer's contribution under the act has been on actual salary and not on basis of the ceiling limit of either 5,000 or 6,500 per month, as the case may be. This play was navigated by the Provident Fund Authority on the ground that the provision visualizations a cut-off date for exercising of option, namely the date of commencement of the scheme of from the date of the salary exercise the ceiling limit of the 5,000 or 6,500 per month as may be. As the request of the appellant employee was subsequent to either of the said dated, the same cannot be accessed to. Relevant portion of the paragraph 8 of the above judgment states that the said date are not cut-off date to determine the eligibility of employee to indicate their option under the provision to the clause 11 of 3 of the pension scheme. Then 4.3 point is, relevant portion of the paragraph 10 of the above judgment states, if both the employer and employee opt for deposits against the actual salary and not the ceiling limit, the exercise of the option under para 26 of the provident fund scheme is inevitable. Exercise of the option under paragraph 26 of 6 is necessary precursor to the exercise of the options to the clause under 11 of 3. Exercise of such options therefore would not foreclose the exercise of the further option under clause 11 of 3 of the pension scheme unless the circumstances warranting such foreclosure are clearly indicated. Then next point of this circular is, you can read all these points by downloading this circular. The download link which is given in the description of this video, you can go in video description and click that link and you can easily download this circular which is issued by the EPFO on 29 December 2022. Then next point of this circular is very clear that accordingly the directions of the Honorable Supreme Court in RC Gupta judgment pertains to such employee who contributed on higher wages under para 26 of 6 EPF scheme and further exercise the option under the provision to it while para 11 of 3 prior to their retirement, but their option request under the provision of paragraph 11 of 3 was explicitly denied by concerned office of the RPFC and or contribution on higher salary was refunded or diverted back to the provident fund accounts. The following pensioners may apply digitally or online at epfindia.gov.in for validation their options, if any, by the concerned regional offices. The pensioners who as employees and contributed under para 26 of 6 EPF scheme on salary exceeding the prevalent wage ceiling limit of 5,000 or 6,500 and exercised joint option under the provision of the para 11 of 3 of pre-amendment scheme
while being member of EPS 1995 and their exercise of such option was declined by the EPF authorities। तो जी यहाँ पर क्लियरली इस सर्कुलर में बताया गया है कि जिन कर्मचारियों ने यहाँ पर ज्वाइंट ऑप्शन का फॉर्म भरा था और उसे ईपीएफओ द्वारा जो है वो डिनाई किया गया, कैंसिल किया गया, और जो उच्च वेतन पर ईपीएफ पे फंड जमा हो रहा था तो उसे जो है वो ईपीएफ में डाइवर्ट कर दिया, तो उसे जो है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर epfindia.gov.in की जो वेबसाइट है तो वहां पर आपको जाना है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है तो इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बनता है, तो वो मैं आपको बना दूंगा कि किस तरह से आप जो है वो आसानी से आपके ज्वाइंट फॉर्म का जो स्टेटस है, ज्वाइंट ऑप्शन का जो स्टेटस है, तो वो चेक कर सकते हैं। तो वो वीडियो हम थोड़ा बाद में बनाएंगे क्योंकि उसमें जो है वो थोड़ा स्क्रीन इंटरफेस आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेबसाइट दिया हुआ है तो उस वेबसाइट पर जो प्रोसीजर फॉलो करना होगा तो वो वीडियो में हमें जो आपको दिखाना होगा, ताकि आपको डायरेक्शन मिल जाए कि किस तरह से जो आप आसानी से आपका जो ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प आपने चुना था या नहीं चुना था तो उसे जो है वो चेक कर सके। तो उसके बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट है इस सर्कुलर का तो वो है द वे सच पेंशनर्स वुड अप्लाई टू दी कंसर्न रीजनल ऑफिस एज फॉलोस। तो जी यहाँ पर जो डायरेक्शन है तो वो भी दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा पढ़कर बता देता हूँ, तो उसे आप जो है ध्यान से सुनिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से स्टेप जो आपको अप्लाई करने के लिए जो है वो फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे आपको पता होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर इसे देखेंगे, तो आप जो है वो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको जो है पता चल सके कि किस तरह से जो है वो आप यहाँ पर जो है वो कंसर्न रीजनल ऑफिस में जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। The request shall be made in such form and manner as may be specified by the commissioner. The application form for validation will contain the disclaimer as ordered in the aforesaid government notification. In case of share requiring adjustment from provident fund to pension fund, and if any, redeposit to the fund and explicit consent of the pensioners will be given in the application form. In case of transfer of funds from exempted provident fund trust to the pension fund of EPFO, an undertaking of the trustee shall be submitted. The undertaking shall be to the effect that due contribution along with the interest up to the date of payment will be deposited within the specified period. The method of deposit of such fund will follow through subsequent circulars. Aforesaid application form must be contain the following specified document for evidence and for under processing for further processing. Proof of joint option under para 26 of 6 of the EPF scheme duly verified by the employer, and proof of joint option under the provision to erstwhile para 11 of 3 duly verified by the employer, and proof of remittance of the provident fund on higher wages exceeding the pre-validated wages ceiling limit of 5,000 or 6,500, and proof of remittance in pensions fund on higher wage exceeding the prevalent wage ceiling limit of 5,000 or 6,500 if any, and return refusal of APFC or any other higher authority of EPFO to such request or remittance। तो जी है यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ने हैं तो वो बताया गया है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 26 ऑफ 6 ऑफ द ईपीएफ स्कीम ड्यूली वेरीफाइड बाय द एम्प्लॉयर, देन proof of joint option under the provisions to erstwhile para 11 of 3 duly verified by the employer, then proof of remittance in provident fund on higher wage exceeding the prevalent wage ceiling limit of 5,000 or 6,500, then proof of remittance in pension fund on higher wages exceeding the prevalent wage ceiling limit of 5,000 or 6,500, and lastly return refusal of APFC or any other higher authority of EPFO टू सच रिक्वेस्ट और रेमिटेंस। तो यहाँ पर ये जो 5 डॉक्यूमेंट है तो वो आपको जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो वो जोड़ने हैं ऐसा बताया गया है। द अबव एप्लीकेशन फॉर्म व्हेन रिसीव्ड इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विल बी डील्ड विद इन दी फॉलोइंग मैनर बाय द रीजनल पीएफ कमिश्नर। तो जी यहाँ पर जो भी समय दिया गया है उसके अंदर जो एप्लीकेशन पाए जाएंगे, रिसीव होंगे, तो उनके ऊपर जो हो यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो वो सर्कुलर में आगे बताया गया है, तो आप उसे भी जो है जान लीजिए। A facility will be provided for which URL will be informed shortly. Once received, the regional PF commissioner shall put an adequate notice and banners on the notice board of wider publicity information.
Each application will be registered and digitally logged. The receipt number will be provided to the applicant. The application will land into employer's login, whose verification with e-sign will be essential for further processing. RPFC will cause each application to be converted into e-file as far as possible. Then the concerning dealing assistant will be examining the papers, including the note on receipt of due amount in pension fund, and mark the case such sections or supervisor or account officer. Then next point is the concerning SS or AO will mark out any discrepancy and send it with the rule position to APFC or RPFC2, who after due examination will put the case to the officer in charge of RO. Then the OIC shall examine each case of pension on higher salary and deposit by the passing a speaking order that shall be intimate to the applicant through mail, post. एफर्ट विल बी मेड टू इनिशिएट देम थ्रू टेलीफोन और एसएमएस। तो यहाँ पर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसे जो है वो पूरा करने के लिए किस तरह से जो है वो ऑफिसर्स को एक्शन लिया जाना है, उनको ईमेल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से और थोड़ा एफर्ट लेकर फोन के माध्यम से जो है वो और एसएमएस के माध्यम से जो है वो सूचित किया जाए, ताकि वो जो डिस्क्रिपेंसी है तो वो समय के भीतर जो है वो पूरी कर सके और उसे जो है वो करेक्ट कर सके। आगे यहाँ पर जो 9वां पॉइंट है इस सर्कुलर का तो वो है Office in charge of the concerned regional office will send a weekly monitoring report to the respective zonal offices. The monitoring format will be specified by the ACC headquarter pension. Zonal office will also report the aggregate position of the zones weekly to the pension division head office. The next point is any grievance by the applicant can be registered on EPFI GMS after submission of his request and payment of due contribution, if any. The registration of such grievance shall be under specified category of higher pension with reference to the Supreme Court judgment dated 4th November 2022. All such grievances shall be addressed and deposited of at the level of nominated officers, or grievances will be monitored by the office in charge of regional office and zonal offices. These directions are issued in compliance of the judgment dated 4th November 2022 of Honorable Supreme Court and notification of the Ministry of Labour and Employment for immediate implementation. This circular is being issued in submission of or earlier instruction issued on this subject. Issued with the approval of CPFC, the Additional Central PF Commissioner Pension एनिमेश मिश्रा। तो जी यहाँ पर ये जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है तो वो किस तरह से जो है वो लागू करना है। तो इसके लिए जो है वो सभी एडिशनल सीपीएफसी जोनल ऑफिसेस, सभी आरपीएफसी ऑफिस इंचार्ज रीजनल ऑफिसेस को यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन दिए गए हैं। तो जी काफी लंबे समय से जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब जो है वो ईपीएफओ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए जो है वो डायरेक्शन इशू किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आंशिक रूप से एक सर्कुलर है तो उसे जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब जो भी एलिजिबल ईपीएस 1995 पेंशन धारक है तो वो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 4 नवंबर 2022 का फैसला है तो उसका आधार लेकर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर जो भी सर्कुलर में डिटेल पॉइंट है तो वो मैंने जो है आपको पढ़कर बताया है, ताकि आपको जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसका लाभ जो है आप पूरा का पूरा उठा सके। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर जारी कर दिया गया है तो उसी के बारे में जो है वो मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो जी आज के इस वीडियो में इसी सर्कुलर के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों तक पहुंचाइए, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो है वो अगले 2 महीने के भीतर जो है वो पता चल सके और वो भी अगर एलिजिबल है तो वो उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के लिए जो आवेदन कर सके। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था तो उसमें जो है वो 4 महीने का समय दिया गया है। अब 4 महीने के समय में से 2 महीने का जो समय है वो गुजर चुका है, ऐसे में 2 महीने का समय ही बचा है। तो यह जो 2 महीने का समय बचा हुआ है तो इस 2 महीने के समय में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों को इसका लाभ हो सके, इसके लिए आप यह जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए,
ताकि सभी को जो है वो ईपीएफओ के इस सर्कुलर के बारे में जो है वो जानकारी मिल सके। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था तो उसी के बारे में जो है मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ ही अगले आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट है तो वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो उसके बारे में जो आपको समय समय पर पता चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल अपडेट था तो उसी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है तो उससे आपको फायदा जरूर होगा। अगर ऐसा होता है तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी पेंशन धारकों को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।